छात्रों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पूर्व में बनाए गए वीडियो के अलावा अध्याय फर्स्ट और अध्याय सेकंड दोनों के मुख्य बिंदु पढ़ेंगे। उन मुख्य बिंदुओं में ऐसे बिंदु पढ़ेंगे जिनके सभी के छोटे प्रश्न बन सकते हैं, और उन छोटे प्रश्न अपने यहाँ 1/2 और 1 अंक 1 और 3/4 अंक वाले आते हैं। ऐसे मुख्य बिंदु मैंने अलग से बनाकर बताए हैं उनको। जैसे अध्याय प्रथम व द्वितीय के कुछ मुख्य बिंदु। प्रथम के 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में 2 महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ। प्रश्न बन सकता है कि 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में कौन से 2 राज्यों का उदय हुआ, तो उन 2 राज्यों में अपन इनका नाम लेंगे जिनका कला इतिहास में कला विकास की दृष्टि से प्रमुख स्थान है। विजयनगर और बहमनी सल्तनत है। ये दोनों ही नगर हैं, दोनों का ही दक्षिण भारत में कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। इसका एक प्रश्न बन सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई? 1336 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा 1347 ईस्वी में बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई। ये दोनों प्रश्न बन सकते हैं। बहमनी सल्तनत की स्थापना कब की गई? 1347 ईस्वी में। विजयनगर व बहमनी सल्तनत के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे। प्रश्न बन सकता है कि विजयनगर और बहमनी सल्तनत में संबंध कैसे थे? अच्छे नहीं थे। संघर्ष चलता रहता था, इनमें हमेशा संघर्ष रहता था, लेकिन कला विकास के लिए दोनों राज्य सकारात्मक थे। प्रश्न बन सकता है कि कला विकास की दृष्टि से विजयनगर और बहमनी सल्तनत दोनों किस प्रकार की प्रवृत्ति के राज्य थे? तो ये दोनों सकारात्मक प्रवृत्ति के राज्य थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का 2 भाइयों के द्वारा की गई थी। प्रश्न बनता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों के द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कृष्णा से कावेरी, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक रहा। ये भी प्रश्न बन सकता है कि विजयनगर साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था या इसका विस्तार कहाँ तक था? कृष्णा से कावेरी, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक रहा है। विजयनगर साम्राज्य में सनातन संस्कृति, कला, साहित्य की प्रचुर उन्नति हुई। तो विजयनगर साम्राज्य में किस संस्कृति का विकास हुआ? सनातन संस्कृति का विकास हुआ। विजयनगर साम्राज्य का राजा कृष्णदेव श्रेष्ठ राजाओं में से गिना जाता है या एक थे। ये भी प्रश्न बन सकता है विजयनगर साम्राज्य का कौन सा राजा श्रेष्ठ था? तो राजा कृष्णदेव श्रेष्ठ राजा था। विजयनगर शैली के चित्रों के उदाहरण कहाँ देखे जा सकते हैं? ऐसा प्रश्न बन जाए तो ऐसे प्रश्नों में ये लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। जिनमें कौन कौन से चित्र देखे जा सकते हैं या कैसे चित्र देखे जा सकते हैं? जिनमें शिव के विविध अवतार, दिव्य प्राणी, भगवान विष्णु, संत, संगीतज्ञ आदि का अनुपम अंकन किया गया है। इस तरह के छोटे प्रश्न बन सकते हैं। ये सारे मुख्य बिंदु आपको अलग से इसमें बताए जा रहे हैं। इसके आधार पर आपको कई छोटे प्रश्न अलग पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि इन बिंदुओं को अपन पढ़ लेते हैं तो। हालांकि अपन ने अध्ययन पहले अध्यायों में कर लिया है, लेकिन फिर भी ये छोटे पॉइंट या बिंदु बना दिए गए हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के समानांतर ही दक्षिण भारत में हुई थी। इस सल्तनत का नाम सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम पर बहमनी सल्तनत पड़ा था। किसके नाम पर? अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम पर पड़ा था। बहमनी रियासत में फिरोज शाह बहमनी विद्वान, कलाप्रेमी शासक हुआ। यह विविध भाषाओं के साथ साथ गणित, विज्ञान के प्रति भी अत्यंत रुचि रखता था। अहमद शाह वली ने बिदर के दुर्ग के रंग महल में बेल बूटों की प्रधानता वाला चित्रांकन कार्य करवाया। ये भी प्रश्न हो सकता है कि अहमद शाह वली ने कौन से दुर्ग में बेल बूटों की प्रधानता वाला चित्रांकन कार्य करवाया? तो बिदर के दुर्ग में। या बिदर के दुर्ग में या महल में बेल बूटों की प्रधानता वाला चित्रांकन किसके द्वारा करवाया गया? तो अहमद शाह वली के द्वारा करवाया गया था। बहमनी शासक धर्मभीरु थे, और धर्मभीरु होने के कारण जो पड़ोसी राज्य था विजयनगर, उस विजयनगर में जो सनातन संस्कृति पनप रही थी, उस सनातन संस्कृति व कला साहित्य को ये सीख नहीं सके थे, जिसके कारण पड़ोसी राज्य विजयनगर में विकसित सनातन संस्कृति को ये अपना नहीं सके और सीख भी नहीं सके। बहमनी सल्तनत 15वीं शताब्दी में सत्तालोलुपतावश आपस में लड़कर 5 राज्यों में विभक्त हो गए। जो बहमनी सल्तनत थी वो आगे चलकर क्या हो गया कि वो लड़ मरे, और लड़ने के बाद 5 राज्यों में विभक्त हो गए। उन 5 राज्यों में 5 का नाम है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार और बिदर। इस तरह से विभक्त हो गए थे। 1565 या इसको भी यूँ कह सकते हैं 15वीं सदी में ही बहमनी सल्तनत ने एक होकर विजयनगर को तहस-नहस कर दिया। मतलब इनको तहस-नहस करने का एक प्लान बनाया इन्होंने, और प्लान में क्या किया? ये 5 राज्य एक जगह हो गए, और एक जगह होकर ये विजयनगर समृद्धशाली नगर को तहस-नहस कर दिया। फिर आपस में अलग अलग राज्यों में विभक्त हो गए। उसके बावजूद भी ये वापस विभक्त हो गए, लेकिन वापस जब विभक्त हुए तो ये 3 राज्यों में विभक्त हुए। 2 जो छोटे राज्य थे उनको अपने में इन्होंने शामिल कर लिया।
जैसे जिनमें अहमदनगर में विरार को शामिल कर लिया, विजयनगर में विदर को शामिल कर लिया, अधीन कर लिया था। कला इतिहासकार हरमन गोइटर्स के अनुसार दक्षिणी चित्रकला पर ईरानी व अरेबियन शैली का प्रभाव पड़ा। यह भी प्रश्न बन सकता है कि दक्षिणी चित्रकला पर कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव पड़ा, तो ईरानी व अरेबियन शैली का प्रभाव पड़ा। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, ये पॉइंट आपको दिए गए हैं। विजयनगर साम्राज्य को हराने में अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाही की अहम भूमिका थी। यह भी प्रश्न सब बन सकता है कि विजयनगर साम्राज्य को हराने में अहम भूमिका किसकी रही, तो अहम भूमिका सुल्तान हुसैन निजाम शाही की रही, जो अहमदनगर का सुल्तान था। हुसैन निजाम शाही की मृत्यु के बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठा, जो मुर्तजा था। मुर्तजा को वारिस घोषित कर दिया। मुर्तजा की मां ने कुछ समय तक अहमदनगर का राज्य का कामकाज संभाला था। मतलब ये भी आ सकता है प्रश्न कि मुर्तजा के समय, जब मुर्तजा गद्दी पर बैठ गया था, बैठने के बाद अहमदनगर की जो गद्दी पर कार्यभार संभाला, वो कुछ समय तक किसने संभाला, मुर्तजा की मां ने संभाला था। बाद में अकबर की सहायता से मुर्तजा के छोटे भाई बुरहान ने सत्ता हासिल की। ये भी प्रश्न बनता है कि किसने अकबर की सहायता से अहमदनगर की सत्ता को हासिल किया था, तो अकबर की सहायता से मुर्तजा के छोटे भाई बुरहान ने सत्ता को हासिल किया। मुर्तजा ने तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ का चित्रांकन कार्य करवाया। मतलब किसने चित्रण करवाया, मुर्तजा ने। किसका करवाया, हुसैन निजाम शाही की आत्मकथा है तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ को चित्रित करवाया, जिस पर किसका प्रभाव पड़ा, नियामतनामा का प्रभाव पड़ा, जो मालवा में चित्रित हो रहा था उस समय। इस ग्रंथ में हुसैन निजाम शाही के विवाह के दृश्यों में नारी आकृतियों का मनोरम व भावपूर्ण चित्रांकन हुआ। प्रश्न बनता है कि इसमें किस प्रकार के चित्र बने या कौन से विषय के चित्र बने, तो विषय में हुसैन निजाम शाही के विवाह के दृश्यों में नारी आकृतियों का मनोरम व भावपूर्ण चित्रांकन हुआ। अहमदनगर शैली में चित्र रागमाला चित्रावली पर आधारित भी बने, जिनमें एक चित्र प्रसिद्ध है जिसका शीर्षक है राग हिंडोला। एक अद्भुत चित्र है। अहमदनगर की कला की विशेषताओं में प्रश्न आता है, अहमदनगर की कलागत विशेषता या कला की विशेषताएं। इनमें अपन मुख्य रूप से वैसे 2 या 3 विशेषता लिखते हैं। एक कहते हैं ऊंचा गोलाकार क्षितिज, मतलब इनको ऊंचा गोलाकार क्षितिज आकार में बनाया गया था। बाद में मुगलिया प्रभाव के कारण चमकदार रंग, सुनहरी आसमान, अलंकृत प्रकृति का अंकन किया गया। इसके साथ ही यदि एक और कोई विशेषता लिखी जाए तो उसमें अपन लिख सकते हैं अहमदनगर की कोई भी जो चित्रांकन किया गया है, जैसे तारीफ हुसैन शाही का चित्रांकन किया गया है, तो अपन लिख सकते हैं तारीफ हुसैन शाही के चित्र बनाए गए। ये भी एक विशेषता बन जाती है। बीजापुर आदिल शाह सुल्तानों की सल्तनत थी। किसकी सल्तनत थी, आदिल शाह सुल्तानों की। इस्माइल आदिल शाह स्वयं चित्रकार था। इतिहास प्रसिद्ध विदुषी चांद सुल्ताना इसी राज्य से संबंधित थी। यह भी प्रश्न बनता है कि इतिहास प्रसिद्ध चांद सुल्ताना, विदुषी चांद सुल्ताना किस राज्य से संबंधित थी, तो वो विजयनगर से संबंधित थी, बीजापुर से संबंधित थी। बीजापुर से संबंधित थी। चांद सुल्ताना अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी। यह प्रश्न बनता है कि चांद सुल्ताना कौन थी, अली आदिल शाह की पत्नी थी, जो स्वयं चित्रकला में निपुण भी थी और विद्वान भी थी। खगोल विद्या पर आधारित सचित्र ग्रंथ की उसने रचना की थी। उसके समय रचना की गई नुजूम अल उलूम, जिसको फारसी भाषा में कहा जाता है, इसके समय की गई थी, जिसके 876 चित्र बनाए गए। यह बुक्स में नहीं है, लेकिन फिर भी पुरानी बुक्सों में दिया जाता था कि 876 चित्र बने थे इसके। बीजापुर के अधिकांश सुल्तानों का झुकाव चित्रकला के प्रति रहा। प्रश्न बन जाता है ये कि बीजापुर शैली के या कौन सी शैली के शासक अधिकतर चित्रकला के प्रति झुकाव रखते थे। बीजापुर शैली के चित्रकार रखते, वो शासक रखते थे। बीजापुर शैली के प्रसिद्ध चित्रों में सघन वन में स्त्री, बीजापुर शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं ये। पहला एक तो वही गया कि नुजुम अल उलूम के चित्र या खगोल विद्या पर आधारित चित्र, ये भी एक चित्रित ग्रंथ हो जाता है। इसके बाद है सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चांद बीबी को पोलो खेलते हुए आदि प्रसिद्ध चित्र हैं। बीजापुर शैली की विशेषताओं में चेहरा चमकदार बनाया गया, पृष्ठभूमि साधारण परंतु हरितान लिए हुए अंकित की गई। इस प्रकार के ये मुख्य बिंदु बीजापुर शैली के हैं। इसके बाद गोलकुंडा शैली आती है। गोलकुंडा शैली के मुख्य बिंदुओं में बहमनी सल्तनत के पतन के पश्चात कुतुबशाही सुल्तानों के आधिपत्य में आ गई थी। कौन, गोलकुंडा आ गया था। इब्राहिम कुतुब शाह 1550 ईस्वी में यहाँ का एक शासक बना।
हीरों के लिए गोलकुंडा की ख्याति है। किसके लिए प्रसिद्ध है गोलकुंडा? हीरों के लिए प्रसिद्ध रहा। यहाँ के नारी चित्र सौंदर्य से परिपूर्ण रहे थे। कौन से चित्र रहे? नारी चित्र रहे। और स्त्री शीर्षक, मैन और स्त्री शीर्षक वाला चित्र इसका उदाहरण है, जो इस समय कहाँ सुरक्षित है? डबलिन के चेस्वर बेरी संग्रहालय में सुरक्षित है। इस तरह के छोटे प्रश्न बनते चले जाते हैं। गोलकुंडा शैली का उल्लेखनीय चित्रित ग्रंथ एक तुजुक ए आसपी इसका चित्रित ग्रंथ रहा है। नारी चित्रण को गोलकुंडा शैली में नई ऊंचाइयां दी। गोलकुंडा शैली ने कौन से चित्रों को ऊंचाइयां दी? नारी चित्रण को। मराठा चित्रकला और मीनाकारी के प्रभाव बढ़ने से इस शैली की मौलिकता समाप्त हो जाती है, अर्थात ये अपनी मौलिकता को समाप्त कर देती है या नष्ट हो जाती है। बहमनी सल्तनत के संरक्षण में पनपी कला को दक्खनी कला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अध्याय 2 के महत्वपूर्ण बिंदु भी बनाए गए हैं। ऐसे भारत में मुगल शासक के रूप में बाबर ने सर्वप्रथम प्रवेश किया। प्रश्न बन सकता है कि भारत में मुगल शासक के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रवेश किया? बाबर ने किया। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी? 1526 में रखी। बाबर 1526 में भारत आया। बाबर ने पानीपत के युद्ध को जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर के वंश को मुगल वंश क्यों कहा गया था? इस तरह का प्रश्न बनता है यदि, तो अपन ने इसमें बिंदु बता रखा है कि बाबर पितृपक्ष से तैमूर वंशी था और मातृपक्ष से चंगेज मंगोल वंशी था, इसलिए इसके वंश को मुगल वंश कहा गया। 1530 में ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर अपने साथ ईरान से विहजाद नामक कलाकार साथ लेकर आया था। विहजाद, बाबर के साथ कौन सा कलाकार आया? विहजाद नाम का एक कलाकार साथ में आया था, जिसको पूर्व के राफेल के नाम से जाना गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ईरान के 2 महान कलाकारों की प्रशंसा की थी, जिनमें विहजाद और शाह मुजफ्फर अली है। आगे अपने जो निबंधात्मक प्रश्न किए थे उनमें बता रखा है कि इन दोनों की प्रशंसा करते हुए बाबर ने स्वयं अपने शब्दों में कहा था कि ईरान में विहजाद और शाह मुजफ्फर अली जैसे चित्रों में सादृश्यता को दर्शाने वाले अन्य कोई कलाकार नहीं था। बाबर के बाद 1530 से 1557 ईस्वी में हुमायूं शासन पर बैठता है। हुमायूं के जीवन का अधिकांश समय युद्ध यात्राओं में बीता। प्रश्न बनता है ये बहुत ही अच्छा कि हुमायूं का अधिकांश जीवन का समय किस में व्यतीत हुआ था? युद्ध यात्राओं में व्यतीत हुआ था। लेकिन युद्ध यात्राओं में जब भी जाता था उस समय भी ये कला के प्रति रुचिकर होने के कारण चित्रित पुस्तकें और चित्रकारों को रखा करता, जो अपने निबंधात्मक प्रश्नों में पढ़ लिया है। हुमायूं वह युद्ध यात्रा के समय चित्रित पुस्तक और चित्रकारों को साथ रखता था। प्रश्न बनता है हुमायूं के दरबार में ईरान से मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल उस्मत सिराजी प्रमुख कलाकार है। अब ये प्रश्न भी बन सकता है कि हुमायूं के दरबार में ईरान से आने वाले 2 कलाकारों के नाम मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल उस्मत सिराजी। ये भी प्रश्न बन सकता है हुमायूं के दरबार के 2 मुख्य कलाकारों के नाम मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल उस्मत सिराजी, जो ईरानी शैली के सिद्ध हस्त कलाकार थे। कौन सी शैली को जानने वाले कलाकार थे? ये दोनों ईरानी शैली को जानने वाले कलाकार थे। मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल उस्मत सिराजी से अकबर ने चित्रकला सीखी। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि अकबर ने किससे चित्रकला सीखी? मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल उस्मत सिराजी ने, क्योंकि इन दोनों कलाकारों को इसीलिए हुमायूं ईरान से लेकर आया था कि अपने पुत्र अकबर के चरित्र निर्माण के लिए उसने अपने चाचा आमिर हमजा की आत्मकथा को चित्रित करवाया था। हुमायूं के समय चित्र पूर्णतः फारसी व ईरानी शैली के चित्र बने थे। हुमायूं के समय दास्तान ए आमिर हमजा ये अकबर के चरित्र निर्माण के लिए चित्रित करवाई थी। चित्रण प्रारंभ हुआ और जिसका चित्रण प्रारंभ हुमायूं के शासनकाल में हुआ और अकबर के शासनकाल में इसको पूर्ण किया गया था, क्योंकि अकबर को भी इसमें रुचि अधिक थी। इसके बाद अकबर अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद भारत में मुगल शासन की गद्दी पर बैठता है, अर्थात हुमायूं के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? अकबर बैठता है। अकबर धार्मिक समन्वयवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। निबंधात्मक प्रश्नों में बता रखा है उसने 2 धर्मों को मिलाया था, एक हिंदू और एक मुस्लिम धर्म को, दोनों धर्मों को मिलाकर नया धर्म चालू किया था, जिसकी प्रवृत्ति के अनुसार मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल उस्मत सिराजी, दसवंत और बसावन जैसे ईरानी व भारतीय कलाकारों में 2 कलाकार आते हैं, दसवंत और बसावन, और ईरानी कलाकारों में मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल उस्मत सिराजी आते हैं। ये दोनों कलाकार हुमायूं के समय के कलाकार थे। इन चारों कलाकारों ने मिलकर ही मुगल शैली को जन्म दिया था। अकबर की आत्मकथा आईने अकबरी रही है, जिसकी रचना अबुल फजल ने की थी। अकबर के समय 100 से अधिक कलाकार थे। ये आईने अकबरी में अबुल फजल ने ऐसा बताया है कि अकबर के समय 100 से अधिक कलाकार थे, जिनमें हिंदू कलाकारों की संख्या अधिक थी। अकबर ने दीन इलाही नया धर्म चालू किया था। अकबर ने सभी कलाओं को महत्व दिया, जिसके अगर कोई उदाहरण पूछा जाए तो उन उदाहरणों में आप बता सकते हैं कि अकबर के शासनकाल में 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में एक महान संगीतकार तानसेन भी था, और वो तानसेन किसको जानता था? संगीत को। इससे स्पष्ट होता है कि अकबर किसने सभी कलाओं को प्राथमिकता दी।
अकबर ने अपने समय के कलाकारों को प्रोत्साहन के लिए नादिर उल मुल्क और हुमायूं नसारी जैसी उपाधियों से सम्मानित किया। अर्थात श्रेष्ठ कार्य करने वालों को अकबर ने कौन कौन सी उपाधियों से सम्मानित किया? नादिर उल मुल्क और हुमायूं नसारी जैसी उपाधियों से। इस प्रकार का एक प्रश्न बन सकता है। अबुल फजल ने अकबर के समय के चित्रकारों के विषय में लिखा है। प्रश्न बनता है कि अबुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर के समय के कलाकारों के विषय में क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है ईरानी चित्रकारों की अपेक्षा भारतीय चित्रकार अधिक निपुण, सूक्ष्मदर्शी, भावना प्रवण थे। इनकी कला के सामने विश्व के कुछ ही कलाकार ठहर सकते हैं। इनकी कला में जैसे जीवन बोल उठता हो। इतने यथार्थवादी चित्रांकन करने वाले अकबर के समय के और भारतीय कलाकार थे। अकबर के समय भारतीय, अभारतीय, ऐतिहासिक, व्यक्ति चित्र जैसे विषयों का चित्रांकन किया गया। यह प्रश्न बन सकता है अकबर के समय किन किन विषयों का चित्रांकन किया गया? तो उन विषयों में अपन लिख सकते हैं अभारतीय ग्रंथों का, भारतीय ग्रंथों का, ऐतिहासिक ग्रंथों का और व्यक्ति चित्रों का अंकन किया गया। प्रश्न भी आता है कि सबसे अधिक सभ्य चित्रांकन कौन सी शैली बनाएंगे? तो मुगल शैली बनाएंगे। और मुगल शैली में भी किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। सभ्य चित्र क्या होता है? व्यक्ति चित्रों को सभ्य चित्र कहा जाता है। भारतीय कथाओं में अब मान लो प्रश्न पूछा जाए कि अकबर के समय भारतीय कथाओं में कौन कौन सी कथाओं के चित्रांकन किया गया? तो हमजानामा और खमसा निवामी। भारतीय कथाओं के चित्रों में रामायण, रजमनामा या महाभारत, इसको महाभारत कहते हैं, ये फारसी नेम है रजमनामा। इसका नल दमन, ये फारसी नेम है नल दमयंती का। अनवर ए सुहेली, ये पंचतंत्र का फारसी नेम है अनवर ए सुहेली। ऐतिहासिक ग्रंथों में शाहनामा, ऐतिहासिक जो ग्रंथ है उनमें शाहनामा, तैमूरनामा, बाबरनामा, अकबरनामा आदि का चित्रांकन किया गया। यह भी प्रश्न बन सकता है कि अकबरकालीन ऐतिहासिक, अभारतीय, भारतीय व्यक्ति चित्रों के कोई उदाहरण दीजिए। कौन से ग्रंथों का चित्रांकन किया गया? राय कृतदास के अनुसार अकबर के समय 20,000 चित्र बनाए गए थे। अकबर के समय के प्रसिद्ध कलाकारों में 2 कलाकार इसके पिता के समय के थे, मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। उनके अलावा दसवंत और बसावन, ये भारतीय कलाकार थे, हिंदू कलाकार थे। इनके अलावा अन्य मनोहर, दौलत, मिस्किन जैसे कलाकार भी शामिल थे। सियालकोट में कागज बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। प्रश्न बनता है कि अकबर के शासनकाल में कागज बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो अपन लिखेंगे इसमें सियालकोट में कागज बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। वहाँ सियालकोट में जो कागज बनाने का कारखाना स्थापित किया गया उस वहाँ पर बने कागज को किस नाम से जाना गया? तो सियालकोटी कागज या मुगलिया कागज के नाम से जाना गया जाता। अकबर के समय चित्रकार की तुलिका को क्या कहा जाता था? कलम कहा जाता था। इस तरह के मुख्य बिंदु हैं ये। और कलम के प्रयोग करने वाले को कलम करतार कहा जाता था। तुलिकाएं पशुओं के बालों से बनाई जाती थी। तुलिका होती है बुरुश, कलम इसको किससे बनाया गया? पशुओं के बालों से बनाया गया। जिन पशुओं में आपने नाम भी लिख दिया, भैंसा है, बकरा है, ऊंट है, गिलहरी है आदि में के बालों से बनाया जाता था। अकबर के समय कौन कौन सी जाति के कलाकार कार्य करते थे या कलाकार थे? खाती, चितेरा, कायस्थ, कहार जाति के कलाकार थे। अकबर के समय सभ्य चित्र बनाए गए। मैंने आपको पहले ही बताया था सभ्य किसे कहते हैं? व्यक्ति चित्रों को कहते हैं। व्यक्ति चित्रों को अधिक बनाया गया था। ऐसे चित्रों में राजा पृथु का चित्र बनारस के कला भवन में सुरक्षित है, जो किसके काल का है? अकबर के काल का है, जो अकबर काल का प्रसिद्ध चित्र है। इसी प्रकार अकबरकालीन प्रसिद्ध चित्र, अपचित्र कौन कौन से चित्र हैं? वो चित्रों में वैसे अपने नई किताब के अंदर तो केसु के द्वारा सलीम का जन्म शीर्षक वाला एक प्रसिद्ध चित्र है। अन्य पुरानी किताबों में देखा जाए तो गोवर्धनधारी कृष्ण मिस्किन के द्वारा और बाबर को सोन नदी पार करते हुए जगन्नाथ के द्वारा बने चित्र प्रसिद्ध चित्र हैं। जहांगीर का समय, अब जहांगीर के समय कब से कब तक करा? 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी के मध्य करा था। किसके बाद गद्दी पर बैठा? अकबर के बाद। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम था। जहांगीर का लालन पालन किसने किया? रुकैया बेगम ने किया। जहांगीर एक प्रकृति उपासक शासक था। किस प्रकार की प्रवृत्ति का या किसका उपासक था? प्रकृति उपासक था। जहांगीर किसका पुत्र था? जहांगीर जोधाबाई का पुत्र था। जहांगीर ने भी अपने पिता की भांति अपने कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए नादिर उल जमा और नादिर उल असर मतलब युग श्रोमणी जैसी उपाधियों से सम्मानित किया। जहांगीर स्वयं चित्रशालाओं में जाया करता था। मतलब जहांगीर को कला में इतनी रुचि थी कि यह चित्रशालाओं में जाया करता था और चित्रकारों के चित्रों को देखा करता था, और देखने के बाद जो चित्रों में खूबियां और खामियां हुआ करती थी उनको निकाल कर उनसे कहने की क्षमता भी रखता था। जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ कलाकार था आकारीजा, और आकारीजा का पुत्र अबुल हसन जहांगीर का प्रिय कलाकार था।
जिस जहांगीर का प्रिय कलाकार अबुल हसन है, इस अबुल हसन ने ऐसे श्रेष्ठ चित्र बनाए थे जिन श्रेष्ठ चित्रों पर नादिर उल जमा की युग श्रोमणी की उपाधि से इसे सम्मानित किया गया। जैसे जहांगीर का सपना शीर्षक वाला चित्र है, जहांगीर को मरियम का चित्र लिए वे शीर्षक वाला चित्र है, इस तरह के चित्र बनाए। मंसूर पक्षी चित्रण में अद्वितीय था, किसके समय का? जहांगीर के समय का, जिसको नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया गया। छवि अंकन में विसंदास था। छवि अंकन का तात्पर्य होता है छवियां बनाना या व्यक्ति चित्र बनाना। इनके अलावा मनोहर, दौलत, गोवर्धन प्रमुख कलाकार थे। किसके समय के? जहांगीर के समय के। जहांगीर अपने समय के कलाकारों को कला शिक्षा के लिए बाहर भेजा करता था। मतलब जहांगीर को यह भी था कि वो कला शिक्षा के लिए बाहर भेज देते, जिनमें बिसंदास ने ईरान से प्रशिक्षण लिया, जिसके द्वारा बिसंदास के द्वारा शेख फुल सूफी संत का एक प्रसिद्ध चित्र है। यह कब का है? जब ईरान वह शिक्षा ग्रहण करने गया था। कौन? बिसंदास। शिक्षा अर्थात वहाँ की शिक्षा, वहाँ की कला को सीखने गया था। जब वहाँ के ईरान के शाहों के पास रहा था ये, और शाहों के पास काफ़ी दिन रहने के कारण उसने शेख फुल सूफी संत का एक प्रसिद्ध चित्र बनाया। जहांगीर के समय चित्रित विषयों में, जहांगीर के समय कौन कौन से विषयों का चित्रांकन किया गया? जिनमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक चित्रों का बहुत कुशलता से चित्रांकन हुआ। ऐतिहासिक ग्रंथ चित्रों का महत्व कम हो गया, प्रकृति और मानवीय भावों का समावेश हो गया था। किसके काल में? जहांगीर के काल में। दरबारी विषयों का चित्रण शालीनता से हुआ। इनके अलावा आमोद प्रमोद, आखेट, रथ यात्रा, रनिवास, उत्सव आदि विषयों के चित्र भी यथार्थता से चित्रित किए गए। ये प्रश्न आ सकता है कि जहांगीर काल में कौन कौन से विषयों के चित्रांकन किया गया? तो आपने ये बताया कि इस तरह के विषयों के चित्र, दरबारी विषयों का चित्रांकन किया गया, और आमोद प्रमोद के, रथ यात्रा, रनिवास, उत्सव आदि के विषयों के चित्रांकन किया गया था। जहांगीर के काल को मानवीय भाव, प्रकृति, भारतीय भावनाओं के समावेश के कारण मुगल कला का स्वर्ण काल कहते हैं। अर्थात जहांगीर के काल को किस वजह से मुगल काल का स्वर्ण काल कहते हैं? इसमें मानवीय भाव आ गए थे चित्रों में, प्रकृति का अंकन होने लग गया था, भारतीय भावनाओं का समावेश हो गया था, इस कारण से मुगल शैली का स्वर्ण काल कहलाया। जहांगीर कालीन कलागत विशेषताओं में प्राकृतिक दृश्यों का अंकन, कलागत विशेषताओं में प्राकृतिक दृश्यों का अंकन पूर्णतः भारतीय तत्वों से परिपूर्ण है। मतलब भारतीयता को अधिक महत्व दे दिया गया था। चित्रों में यथार्थवादी प्रभाव आ गया। अत्यंत बारीक रेखांकन, वस्त्रों में सलवटें, फैरान की बनावट, मतलब कंपन होता है फैरान की बनावट दर्शनीय है। कपड़े व चेहरे की बारीकी के लिए परदाज विधि का प्रयोग हुआ। कपड़े और चेहरे की बारीकियों को दर्शाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया गया? परदाज विधि का प्रयोग किया गया। परदाज मैंने आपको पहले ही बताया, परदाज किसे कहते हैं? परदाज कपड़े व चेहरे की बारीकियों को दर्शाने के लिए एक मुगलिया विधि हुआ करती थी, जिसके द्वारा छाया प्रकाश दर्शाया जाता था, उसे परदाज कहा गया। परदाज 3 प्रकार की होती है: खत परदाज, बिंदु परदाज, धुआं परदाज। छाया प्रकाश के कारण त्रिआयामी प्रभाव आ गया। चेहरे एक चश्मी लेकिन भावपूर्ण बनाए गए थे। जहांगीर काल में चेहरे एक चश्मी बनाए गए लेकिन भावपूर्ण बनाए गए। नारी चित्र भी इस काल में दिखाई देते हैं। पुरुष वेशभूषा में लंबा जामा, पटका, खिड़कीदार पगड़ी की अधिकता रही। स्त्री वेशभूषा में ओढ़नी को बढ़ावा मिल गया था। किसके काल में? जहांगीर के काल में। इस प्रकार के अनेक विशेषताओं से जहांगीर कालीन चित्र ईरानी प्रभाव से मुक्त हो गए। उनमें भारतीयता का समावेश हुआ। स्वाभाविकता व यथार्थता उसकी विशिष्ट पहचान बन गई। जहांगीर काल के प्रसिद्ध चित्रों में जहांगीर का सपना, जहांगीर काल के जो प्रसिद्ध चित्र हैं उनमें जहांगीर का सपना शीर्षक वाला, जो किसके द्वारा गया था? यह अबुल हसन के द्वारा बनाया गया। मरियम का चित्र ये जहांगीर अबुल हसन के द्वारा, और बाज पक्षी का चित्र ये मंसूर के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है। जहांगीर के बाद मुगल शासन की गद्दी पर शाहजहां बैठा, जो अपने पूर्वजों से अधिक कट्टर था। मतलब प्रश्न आता है, जहांगीर के बाद मुगल शासन की गद्दी पर कौन बैठा? शाहजहां। अपने पूर्वजों से भी अधिक कट्टर था, जिसने चित्रकला के स्थान पर स्थापत्य कला को महत्व दिया। अर्थात उसने चित्रकला को बंद तो नहीं किया, और न चित्रकारों को किसी तरह से रोका गया। उनको सम्मान दिया गया था, उन्हें पर दरबार तक सीमित रख दिया गया था। शाहजहां के काल में चित्रकला दरबारी शान शौकत, अदब कायदे में जकड़ कर रह गई। मतलब उनको ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देने के कारण वो यहाँ तक ही रह गई थी। शाहजहां के समय का शाहनामा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस समय के चित्रों में रेखाएं महीन हो गई, यथार्थता का प्रभाव अधिक बढ़ गया, हिंदू विषयों के चित्र कम बनने लग गए थे। इस समय के चित्रों में संतों से मुलाकात, दरबारी दृश्यों का अंकन, ईसाई धर्म के चित्र भी बने तथा शाह कलम के चित्र भी प्रचलन में थे। शाहजहां कालीन प्रसिद्ध कलाकारों में विचित्र
चित्रमन, होनहार, लालचंद, फकीर उल्लाह खान, हाजी मदानी आदि प्रमुख कलाकार थे। ये सांझा के समय के प्रमुख कला। सांझा काल के प्रसिद्ध चित्रों में दारा सिकोय की बारात, दारा सिकोय की बारात हाजी मदानी के द्वारा बनाया गया था। कबीर और रैदास ये फकीर उल्लाह खान के द्वारा बनाया गया था। सांझा के बाद मुगल शासन की गद्दी पर सांझा का चौथे नंबर का पुत्र औरंगजेब गद्दी पर बैठा, जो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जिसने अपने भाइयों की तो हत्या कर दी और अपने पिता को बंदी बनाकर स्वयं गद्दी पर बैठ गया। इस्लाम में कला को निषेध घोषित कर दिया, जिसके कारण कलाकार अन्य कार्य करने के लिए इधर उधर भटकने लग गए या अन्य रियासतों में जाने लग गए थे, जिसके कारण कलाकार अन्य कार्य करने लगे, मजबूर हो गए। मुगल शैली का पतन हो गया। औरंगजेब के बाद